नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। पिछले साल 24 नवंबर को सर्वे के दौरान संभल में जो हिंसा भड़की थी उसको लेकर जांच कमेटी ने अब अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है और करीब 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में न केवल 24 नवंबर 2024 की हिंसा का पूरा ब्यौरा है बल्कि संभल के इतिहास में बार बार भड़की सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन दंगों का असर संभल की डेमोग्राफी पर भी पड़ा है और वहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। डेमोग्राफी रिपोर्ट ने बाबर काल से जुड़े साक्ष्यों और हरिहर मंदिर के अस्तित्व को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। दंगों, पलायन और तुष्टीकरण से उपजे इस बदलाव ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संभल फाइल्स पर देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। हिंदुओं से बड़ी साजिश, दंगों ने बदली संभल की डेमोग्राफी। संभल में हिंदू 45% से घटकर 15% कैसे हो गए? हिंदुओं को मारने टोली आई, किसने बुलाए थे दंगाई? सीएम योगी की टेबल पर संभल फाइल, 450 पन्नों की रिपोर्ट में संभल हिंसा का एक एक सच। संभल में जो घटना हुई थी इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश का संभल जिला, जो कभी महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करता था, जिस संभल में भगवान कल्कि का अवतार होना है, उस ऐतिहासिक शहर को पहले आक्रांताओं ने और फिर नफरती साजिशों ने कहीं का नहीं छोड़ा। संभल को दंगों का शहर बना दिया गया। धार्मिक नफरत ने इसे हिंसा की प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया। 24 नवंबर 2024 की हिंसा भी इसी साजिश का परिणाम था। किस तरह से साजिश के तहत संभल के हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया गया और 24 नवंबर 2024 की हिंसा के दौरान भी संभल को दंगों की आग में जलाने की साजिश रची गई थी। इसकी मुकम्मल रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी है। 2024 में संभल में हुई हिंसा को लेकर जिस तरीके से न्यायिक आयोग गठित किया गया था, उसने आज अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। बताया यह जा रहा है कि 450 पन्ने की इस रिपोर्ट में संभल में आज तक जितने भी दंगे हुए हैं और किस तरीके से उसको अमली जामा पहनाया गया है, उसको लेकर विस्तृत रूप से पूरी तरीके से रिपोर्ट इस 450 पन्ने की रिपोर्ट में दिखाई गई है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें संभल में डेमोग्राफिक बदलाव जिस तरीके से बड़े स्तर पर हुए 1947 के बाद से, उसका भी बड़े स्तर पर मेंशन किया गया है। बताया यह गया जा रहा है कि 1947 में जिस तरीके से संभल में हिंदुओं की जनसंख्या 45% थी, वो अब घटकर 15% हो गई और इसके लिए लगातार जिस तरीके से संभल में जो दंगे हो रहे थे, जो साजिश रची जा रही थी, उसको कारण बताया गया है। जांच रिपोर्ट में 1947 से लेकर अब तक संभल में हुए 15 बड़े दंगों का जिक्र है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हर दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को हुआ और यही वजह है कि आजादी के वक्त संभल में 45% हिंदू आबादी थी, जो अब घटकर 15% रह गई है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक संभल में मुस्लिम आबादी 85% तक पहुंच चुकी है, जबकि हिंदू आबादी सिर्फ 15% है। जबकि 1947 में संभल में आजादी के वक्त यहां 45% हिंदू और 55% मुस्लिम आबादी थी, यानी 75 वर्षों में संभल में 1/3 हिंदू ही बचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने संभल की डेमोग्राफी को पूरी तरह बदल दिया है। किस तरह से वहाँ पे टेरर लिंक्स हैं, किस तरह पे वहाँ पे एक इंटरनेशनल टेरर लिंक्स वहाँ पे इस समय मौजूद हैं, किस तरह से वहाँ पे अलकायदा का नेटवर्क है, इस सब को हाईलाइट किया है। किस तरह से वहाँ पे आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बराबर वहाँ पे हिंदुओं का पलायन हुआ और आज स्थिति यह है कि हिंदू समाज के लोग वहाँ पे 15% की एक माइनॉरिटी बन के रह गए। उसके क्या कारण है, किस तरह से 15 बार वहाँ पे दंगे हुए, उस दंगों का शिकार कौन हुआ, इन सारी बातों पे एसआईटी ने
अपनी बात रखी है और किस तरह से 19 और 24 नवंबर को जो वहां पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे हो रहा था उसमें जिस तरह से हिंसा फैलाई गई, उस हिंसा के पीछे मेन मास्टरमाइंड कौन है, कॉन्स्पिरेटर कौन है, ये सारी बातें इस एसआईटी रिपोर्ट ने मेंशन की हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि वहां पे जो वीडियो फुटेज अवेलेबल हुए, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, ड्रोन फुटेज के माध्यम से, उन सबको एसआईटी ने अपना आधार बनाया है। हम लोग स्वयं एसआईटी के सामने अपना बयान देने के लिए संभल में गए थे और उसके बाद अब ये रिपोर्ट आई। ये आबादी का जो घटना बढ़ना है वो केवल और केवल उनके कारोबार और रहने सहने के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जहाँ रोजगार मिलता है, जहाँ उनका कारोबार चल जाए, जहाँ सुविधाजनक रह सकता है, तो वहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो ये तो कोई बात न हुई कि 45% या 15% नहीं, बहुत से इलाकों में मुसलमान जो है कम हो गए, तो इट नेवर मीन्स के जो है वो किसी कारण से कम हुए, केवल और केवल जो है वो कारोबार और रहने सहने। इस तरह की रिपोर्ट पेश करना मैं समझता हूँ ये दंगा और नफरत फैलाने वाली रिपोर्ट है। इसकी वजह से फिर संभल में दंगे भड़केंगे, फिर हिंदू मुसलमान होगा। इसलिए ये कह देना रिपोर्ट में कि वो दंगों की वजह से आए हैं, मैं समझता हूँ गलत रिपोर्ट है। हम इस रिपोर्ट को सही नहीं मानते। सीएम योगी को चाहिए कि इस पर दोबारा जांच कराएं और जिन लोगों ने ये रिपोर्ट पेश की है, मैं समझता हूँ वो उसी मानसिकता के लोग हैं जो मानसिकता देश में दंगा फैलाना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है। हम इस रिपोर्ट को सही रिपोर्ट नहीं मानते। संभल में जहां हरिहर मंदिर और शाही जामा मस्जिद को लेकर बवाल है, तो संभल में जो डेमोग्राफिक चेंज आया है वो भी कई सवाल खड़े कर रहा है। संभल की डेमोग्राफी रिपोर्ट ने इतिहास और वर्तमान की राजनीति में हलचल मचा दी है। हरिहर मंदिर के अस्तित्व से जुड़े साक्ष्य सामने आने के बाद धार्मिक अस्मिता का प्रश्न एक बार फिर गर्मा गया है। सवाल ये है कि आखिर संभल में ऐसा क्या हुआ कि वहां पिछले 75 साल में हिंदू घटकर 1/3 रह गए, जबकि मुस्लिमों की आबादी करीब डबल हो गई है। तो इसका जवाब भी न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में ही है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि संभल में हुए सभी दंगों में टारगेट करके हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था। 1936 से 2019 तक संभल में हुए 15 दंगों एवं उपद्रव में कुल 213 लोगों की मौत हुई, जिसमें 209 हिंदू और सिर्फ 4 मुसलमान हैं। साल 1936 से 2019 तक 73 दिन कर्फ्यू में रहा संभल। साल 1953 में संभल में शिया सुन्नी संघर्ष हुआ, तो इसके बाद 1956, 1959, 1962 और 1966 में संभल में सांप्रदायिक दंगे हुए। साल 1962 में जनसंघ के पूर्व विधायक महेश गुप्ता को मुस्लिमों ने चाकू मारकर घायल कर दिया, जिससे वहां दंगा भड़क गया था। तो 1976 में मस्जिद कमेटी के झगड़े में एक मुस्लिम ने मौलवी को मारा और अफवाह उड़ा दी कि एक हिंदू राजकुमार सैनी ने मौलवी को मारा, जिसके बाद मुस्लिम दंगाइयों ने सूरजकुंड मंदिर और मानस मंदिर तोड़ दिया। इसके बाद दंगे भड़के और संभल में 7 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा। और चौंकाने वाली बात ये थी कि 1976 के दंगे के करीब 2 दर्जन आरोपी को सपा शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने आपातकाल का लोकतंत्र सेनानी घोषित कर दिया था। 29 मार्च 1978 में होली के बाद हुए दंगों में 184 हिंदुओं की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। इस दंगे में किसी भी मुस्लिम की मौत नहीं हुई थी, जबकि हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया गया था। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगों में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट सामने आई है, वो रिपोर्ट भी इस तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। मानव जीवन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जहां जहां भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है, वहां से व्यक्ति पलायन कर जाता है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इसी तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। लेकिन देश के लिए ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि देश में जानबूझ करके डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है और ये डेमोग्राफिक चेंज इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। लगातार देखने को मिल रहा है, जब भी कोई बहुत ही विशेष मुद्दा होता है तो उस मुद्दे से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनका गुट कोई ना कोई इस तरह की प्रकरण करता है,
जो लोगों के बीच में भ्रम फैला सके और सही मुद्दों से ध्यान भटका सके। दो पंक्तियां हैं कि फैसला लिखा रखा हुआ है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक सफाई देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा अब पीडीए के सामने चलने वाला नहीं है। संभल में शाही जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर को लेकर विवाद पिछले कई सालों से चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 16वीं शताब्दी में बाबर ने हरिहर मंदिर को तोड़कर शाही जामा मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। इस दावे के आधार पर 19 नवंबर 2024 को कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था, लेकिन सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को खास समुदाय के लोगों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग कर दी, जिससे हिंसा भड़क उठी और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। हालांकि योगी सरकार ने संभल को न सिर्फ हिंसा की इस आग में झुलसने से बचा लिया, बल्कि इसके बाद संभल में सनातन का झंडा भी लहराने लगा। और अब जांच आयोग की रिपोर्ट से 24 नवंबर 2024 की हिंसा के पीछे की एक-एक साजिश का भी पर्दाफाश हो गया है। 24 नवंबर को जब संभल में हिंसा हुई थी तो उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में 29 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट के पूर्व जज देवेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी और उसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद न्यायिक जांच कमेटी ने संभल पहुंची थी और यहाँ पर जो विवादित धर्म स्थल है इसके आसपास और जहाँ हिंसा हुई थी वहाँ का बाकायदा विस्तृत यहाँ पर जो है गहनता से पड़ताल की थी और जो संभल हिंसा के दौरान जिन लोगों ने इस घटनाक्रम को देखा था उनके बयान दर्ज हुए थे। यहाँ के डीएम और एसपी सहित तमाम प्रशासनिक और सरकारी अधिकारियों के भी बयान दर्ज हुए थे। तो वहीं आज इस मामले में न्यायिक जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। 450 पन्नों की यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है। अब इस मामले में जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में क्या फैसला लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, विधायक के पुत्र सुहेल इकबाल और इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारी ने मिलकर इस हिंसा की साजिश रची थी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि सांसद बर्क ने तुर्कों को बताया था देश का मालिक, बाकियों को नौकर और गुलाम। रिपोर्ट में इस तरह के बयान का जिक्र है। तुर्क और कन्वर्टेड हिंदू पठानों के बीच हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई थी। सीएम योगी को जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई है उसके मुताबिक सपा सांसद बर्क के बयान से भड़की थी संभल में हिंसा। हम इस देश के मालिक हैं बयान से भड़की थी हिंसा। सांसद बर्क ने तुर्कों को बताया था देश का मालिक। सांसद बर्क ने बाकियों को बताया नौकर और गुलाम। 24 नवंबर 2024 को तुर्क पठान आए आमने सामने। हिंसा में हिंदुओं को मारने की प्लानिंग थी। दंगाइयों को शहर के बाहर से बुलाया गया था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी की वजह से हिंदू बच गए और दंगाइयों की साजिश नाकाम हो गई। जो हिंदुओं का दावा था वो सुनने में आ रहा है, वो सत्य प्रतीत हो रहा है। वहाँ पर हिंदू हरिहर मंदिर के सबूत मौजूद हैं और जिस प्रकार से वहाँ पर सर्वे करते समय हमारे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन पे हमला किया गया, विदेशी हथियार वहाँ पर आमद हुए, वहाँ पर हिंदुओं की आबादी जो 47 में थी वो 45%, वो आज घट के 15% हुई। किस प्रकार से वहाँ संभल की डेमोग्राफी बदलने का कार्य किया गया है, वहाँ किस प्रकार से हिंदुओं को डरा के धमका के बहन बेटियों की इज्जत लूट के उनकी संपत्तियों को लूट करके उनका पलायन कराया गया। अब सरकार को इस पर फिर से एक बड़ी विस्तृत जांच बैठा करके बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। एक समय संभल की जनसंख्या 45% हिंदुओं की थी, आज 15% रह गई है। ये आँख खोलने की उनको ज़रूरत है जो गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। और उस रिपोर्ट में और भी खुलासे हुए हैं, कैसे हिंदुओं का यहाँ से पलायन कराया जाए, कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाए, कैसे जहाँ हिंदू 4 घर है वहाँ कैसे दंगे किए जाएं, ये सारे के सारे उस रिपोर्ट में आया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं
वो लोग क्यों चुप हैं, क्यों मौन हैं? आज देखिए पश्चिम बंगाल में, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे वो संदेश खाली हो, हिंदू की ही प्रताड़ना होती है। और उत्तर प्रदेश में भी जहाँ जहाँ मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ और कौम और मजहब और संप्रदाय का व्यक्ति नहीं रह सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण संभल है। रिपोर्ट में जो जैसी बातें हमें पता चली हैं कि साहब वो डेमोग्राफी चेंज हो गया, लोग पलायन कर गए, उसको हिंदू मुस्लिम टर्न हमें नहीं देना है, ना हमें देना चाहिए। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। अगर हम इन्हीं चक्करों में पड़े रहे, हिंदू मुसलमान करते रहे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत से लोग अपने कारोबार के सिलसिले में छोड़ के चले जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं और जगहों पे चले जाते हैं, और इवन बाहर चले जाते हैं। उसमें हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। बहुत से लोग, मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कुछ लोग डर के भाग गए हों। पिछले साल 24 नवंबर को जैसे ही संभल में हिंसा की आग भड़की और ये खबर सीएम योगी तक पहुंची, उन्होंने उस जोन के जितने भी पुलिस अधिकारी थे सबको संभल भेज दिया था और आदेश जारी करते हुए कहा था कि इस हिंसा में जो भी शामिल हो, चाहे वो अपराधी कितना भी बड़ा सियासी रसूख क्यों न रखता हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। जिसके बाद एक एक दंगाइयों को पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया, जिस वजह से संभल में आज हर तरफ शांति नजर आ रही है। लेकिन जिहादियों की काली नजर अब भी संभल पर टिकी हुई है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि कई आतंकी संगठनों का अड्डा बन चुका है संभल। अलकायदा, हरकत-उल मुजाहिदीन जैसे टेरर ग्रुप मौजूद। संभल का मौलाना आसिम उर्फ सना उल हक आतंकी। संभल में इलीगल वेपन और नारकोटिक्स गैंग एक्टिव। याद करना संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। हम लोग वोट बैंक के लिए नहीं आए हैं, हम तो विरासत का संरक्षण करने के लिए आए हैं। संभल में कुल 68 तीर्थ स्थल और 19 पावन कूप थे, जिन्हें कालांतर में तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित होकर कब्जा कर लिया गया था। लेकिन योगी सरकार अब संभल को उसकी पुरानी सनातनी पहचान वापस दिलाने में जुटी हुई है। 24 नवंबर की हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने पिछले साल 14 दिसंबर को 46 साल से बंद कार्तिकेय महादेव मंदिर के कपाट खुलवाए थे। इसके साथ ही संभल के विलुप्त हो चुके तमाम तीर्थस्थल और कूपों को खोदकर निकालने की कार्रवाई की गई थी। संभल के 68 तीर्थ और 19 कूपों के अलावा संरक्षित 8 स्मारकों को भी विकसित करने की दिशा में प्रशासन ने काम शुरू किया है। जिला प्रशासन ही संभल के तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार और उन्हें विकसित करने के लिए शासन के पास 250 करोड़ का डीपीआर भेज चुका है, जबकि 7 करोड़ रुपए कल्की मंदिर और बाकी स्थलों के लिए पहले ही मिल चुके हैं। संभल जैसी सच्चाई को छुपाने की कुत्सित चेष्टा करने वालों के उन गलत मंसूबों को भी ध्वस्त करने का काम करेंगे, जो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे। उन्हें वह सबक सिखाएंगे, उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी कि वह भी किन लोगों से टकराए थे। हिंदू धर्म की मान्यता है कि भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार के रूप में कल्कि धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होंगे। श्रीमद् भगवत गीता पुराण के 12वें स्कंद में कलयुग के अंत और सतयुग के संधिकाल में भगवान के कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है। इस श्लोक के अनुसार संभल में भगवान विष्णु के 10वें कल्कि अवतार का जन्म विष्णु यश नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में होगा। मान्यता है कि कल्कि अवतार को स्वयं भगवान परशुराम खड्ग देंगे और देवगुरु बृहस्पति द्वारा इनकी शिक्षा दीक्षा होगी। संभल को उसकी खोई हुई सनातनी पहचान दिलाने में सीएम योगी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। चाहे हिंसा भड़काने वालों के साथ सख्ती से निपटना हो
या फिर संभल में सनातन के दबे हुए सबूतों को बाहर निकालना। योगी सरकार हर काम को बखूबी अंजाम दे रही है। 7 अगस्त को सीएम योगी ने खुद भी संभल पहुंचकर वहां किए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया था और योगी सरकार की इसी पहल की वजह से संभल में आज हर धर्म के लोग शांति के साथ अपने त्योहार मनाते नजर आते हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।